रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। और इस सैटरडे इवनिंग एक फ्रेशनेस के साथ और एक फ्रेश मेहमान के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा मेहमान है वो एक स्कूल टीचर या एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो बचपन से ही दृष्टिबाधित थे। उसके बावजूद उन्होंने इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं, क्या चैलेंजेस फेस किया है और ऐसी क्या इंस्पिरेशनल स्टोरीज रही है उनके जीवन में इस जर्नी तक पहुंचने के लिए, आज हम जानेंगे हमारी आज की इस मेहमान से। तो दोस्तों आज अपनी जीवन कहानी को हमारे साथ शेयर करने के लिए और हम सभी को इंस्पायर करने के लिए हम सबके बीच में है संजीवा जी। आप जालंधर से हैं और हम आपको स्वागत करते हैं मैम मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आप एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह अभी 2020 में ही रिटायर हुए हैं। आपकी मेमोरीज अभी भी बहुत ही फ्रेश और ताजा होंगे। कोई बेस्ट मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे हम सबके साथ? मेमोरीज तो ताजा हैं, इनफैक्ट अभी भी मैं स्कूल के साथ इन टच, लाइक अभी भी आई गेट कॉल्स फ्रॉम माय कलीग्स। तो सबसे अच्छा मोमेंट मेरा वही था कि मैं उसी स्कूल में एज मिस्ट्रेस जॉब कर रही थी। तो जब मेरी प्रमोशन हुई, ऑल माय कलीग्स दे वर वेरी हैप्पी, दे वेलकम्ड इट लाइक एनीथिंग। और उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को, मेरी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया एंड दे कोऑपरेटेड विद मी। मतलब दे वर ऑल साइटेड, सब देख सकते थे। आई वाज द ओनली ब्लाइंड पर्सन देयर। तो सेकंड चीज, लाइक आई फेल्ट के आई हैव अचीव्ड समथिंग। तो बस वो तो एक था ही। जी, ये ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है जहाँ पर आप देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे ना देख सकते हैं ना बिना देखे लिख सकते हैं, वहाँ पर आपने फिर भी उस चीज को अचीव किया है और एक प्रिंसिपल के रूप में आप रिटायर हुए हैं। तो ऑब्वियसली इट इज एन अचीवमेंट। लेकिन हम ऐसे कुछ खास मेमोरीज आपका हम सुनना चाहेंगे। कोई ऐसी यादें जब भी आप याद करते हैं तो आपको बहुत ही खुशी दिलाती है? ऐसी मेमोरीज जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा था, आई वाज हेड मिस्ट्रेस, इट वाज अ हाई स्कूल। तो मेरी जो सबसे अच्छी मेमोरीज है, मैं जिस स्कूल में काम करती थी वहाँ स्पेशल नीड चिल्ड्रन थे, इन द सेंस के वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते थे या ऑर्फन बच्चे, मिसिंग बच्चे होते थे। तो वो जब बिना झिझक मेरे ऑफिस में आके मेरे आसपास मेरे साथ इतने अच्छे से बात करते थे, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती थी, उनको कोई वो हेडमिस्ट्रेस वाला डर नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये मेरी सबसे बड़ी, मतलब मेरे मोमेंट्स है। मैं उन मोमेंट्स को हमेशा एंजॉय करती थी और अभी भी मेरी मेमोरीज में आते हैं वो कि ये बच्चे जिनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, जो उस तरह से फैमिलीज में रह के नहीं पल बढ़ सके, तो दे हैव सो मच ऑफ अफेक्शन फॉर मी। और मैं भी उनसे बड़े प्यार से उनको माँ बन के उनके साथ जब रहने की कोशिश करती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वाह, वाकई में जब हम छोटे बच्चे होते हैं और स्कूल में जाते हैं तो माँ के पास तो सुबह और शाम को रहते हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं वो 6 से 8 घंटे तक हम जिस टीचर से पढ़ते हैं वो सही में वो माँ टीचर के रूप में हमको मिलती है। और वो बच्चे घर में जब नहीं रहते थे ना, मैं बताना चाहूंगी कि वो उनके लिए बोर्डिंग लॉजिंग, मतलब हॉस्टल था, फ्री थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो वहाँ अंदर स्कूल के साथ ही हॉस्टल अटैच था, वहाँ पे रहते थे। क्योंकि मैं टोल्ड यू ना कि मिसिंग होते थे काफी बच्चे जो घर से निकल के कहीं भटक जाते हैं, और फिर वो प्रोसीजरल होता है उनके एडमिशन के, पुलिस के थ्रू या किसी के थ्रू वो तो वो बच्चे हम लोगों के पास। और मैं लकी थी कि मेरा सारा स्टाफ मेरे साथ था, मतलब हम सब लोग उनको स्पेशल अटेंशन अभी भी टीचर्स देते हैं, मैं भी देती थी, बिकॉज दे नीडेड इट एंड दे डिजर्व्ड इट। हमारा
मुझे मम्मी हमेशा कहती होती थी कि इट्स आवर गुड लक, हमारा सौभाग्य है कि हमें इन बच्चों के साथ काम करने को मिला है कि जिनके लिए हम टीचर और पेरेंट दोनों रोल प्ले कर। जी। सो मैम, कोई ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है आपकी इस स्कूल टीचिंग लाइफ की जर्नी में? हाँ, मुझे देखो हमेशा एनकरेजमेंट, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हैं, बट सब बच्चों से वही कि आप हमारी माँ जैसे हो, आप ही हमारी माँ हो। बच्चों से कम तो मतलब एनकरेजमेंट मिलती ही थी, कलीग से भी मिलती थी। गवर्नमेंट ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया है, आई एम लकी, 1997 में, तो ये सब है जी। इट्स सो वंडरफुल। और जब गवर्नमेंट खुद रिकॉग्नाइज करती है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो आपकी जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ाई की हैं, वो तो आपसे माँ का प्यार तो पाते थे, लेकिन ऐसा कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी स्टूडेंट्स ने, कोई बच्चे ने आपके पास आकर के कहा कि आप क्या मायने रखते हैं उनके जीवन में? बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन रहता है, एक फेवरेट टीचर रहता है। आई टेल यू, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छी फैमिली से थी। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे वो कुछ बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से भी होते थे, और बच्चे हैं भटक जाते हैं, दे आर ऑल साइटेड पीपल, मतलब स्टूडेंट, मतलब ब्लाइंड नहीं थे, सब साइटेड थे, नॉर्मल थे। तो एक बच्ची ने मुझे कहा कि देखो मैम, मैंने गलती कर ली है, बट आपको देख के, आप जहाँ बैठे हो, मुझे लगता है कि नहीं, मैं मतलब दुनिया में अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो तो मतलब हमारे पास तो आईज हैं, एक प्लस है, मतलब यू आर डिप्राइव्ड, पर हम तो ऐसे नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती थी, बट मैंने ये गलती की है। तो मतलब शी यूज्ड टू रिपेंट, तो वो मुझे लगता था कि कहती नहीं, आप मेरी लाइफ में रोल मॉडल रहोगे, अभी भी मेरे से बात होती है। तो मतलब ये चीजें थी। सही बात है। आप इतने साल उनसे पढ़ाए हैं, तो हर साल कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने आपको रोल मॉडल लिया है और इंस्पिरेशन लिया है। और नो डाउट, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि ये बच्चे जो हमारे पास आते थे, मतलब उनकी बदकिस्मती कहिए कि बच्चे हैं आजकल मीडिया या आई डोंट नो व्हाट, एक सोसाइटल पोल्यूशन है, मतलब बच्चे भटक जाते हैं, बाद में पछताते भी थे। मैंने देखा है उन बच्चों को, जब पेरेंट्स नहीं मिल, कुछ बच्चे ऐसे आते थे कि मतलब ऐसे आ गए हैं गलती करके, फिर वो दे यूज्ड टू, मतलब उनको होती थी क्रेविंग के हाय हम पेरेंट्स को मिले एटलीस्ट, क्योंकि वो बेसिकली तो बच्चे ही हैं ना, है ना, इमोशंस तो हैं, तो बस वो सब एक था। जी, इतनी सारी इंस्पिरेशंस आपने दिया है, हर साल इतने सारे बच्चे आपसे पढ़ाई करके आप पास आउट हुए हैं, वो कहीं पर भी हैं, आपको तो याद करते हैं और दुआएं देते रहेंगे। सो मैम, बच्चे हम अभी आपकी जर्नी की शुरुआत पे जाते हैं, बचपन में, जहाँ पे आपने कहा कि आप बॉर्न ब्लाइंड हैं। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस समय जब आपने जन्म लिया तो कैसा पता चला है कि आप देख नहीं सकते हैं? उस समय आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी, फिर उस चीज को कैसे हैंडल किया? आई एम बॉर्न ब्लाइंड एज आई टोल्ड यू। तो मैं कुछ आइज की ऐसे था कि बर्थ के टाइम पे ही पता चल गया था कि आई एम ब्लाइंड। तो आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। तो पेरेंट्स को नेचुरली बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो बहुत उनको सदमा पहुंचा, पर ठीक है, अब जो भगवान ने किया है वी हैव टू लिव विद दैट। उसका कुछ मतलब उन्होंने बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, बहुत ज्यादा। उस 60 आई वाज बोर्न इन 1960, तो तब भी उन्होंने जितने मेडिकल, जो भी मेडिकल कॉलेजेस, बॉम्बे तक गए मेरे पेरेंट्स, बट नहीं हो सकता था, तो नहीं हो सकता था। देन दे स्टार्टेड लिविंग विद इट, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करूं। तो इसलिए उन्होंने मुझे
8 साल की एज में दिल्ली में जो स्कूल फॉर द गर्ल्स है ब्रिजानंद स्कूल, वहाँ भेजा। तो वहाँ मैं 1 साल रही होंगी, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। उसके बाद पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड स्टार्ट हो गया, तो मेरी फिर एजुकेशन वहीं हुई। मैंने 10th वहीं से की है। तो उसके बाद कॉलेज एजुकेशन हुई। हमारे समय में प्रेप होती थी। ग्रेजुएशन मैंने एसटी कॉलेज फॉर वुमेन जलंधर से की। बेसिकली हम जलंधर को ही बिलोंग करते हैं, मेरे पेरेंट्स जलंधर में ही थे। फिर मैंने डीएवी कॉलेज जलंधर से एमए इंग्लिश की। वो एक मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एडमिशन के लिए गई तो मेरी इंटरव्यू हुई। एचओडी जो थे डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा कि बेटा सारे बच्चे तो म्यूजिक करते हैं, तो आप क्यों इंग्लिश कर रहे हो? मैंने कहा सर आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं नॉर्म से थोड़ा हट के करना चाहती हूँ। म्यूजिक तो मैं कर ही सकती हूँ, कर भी लूंगी, बीए तक मेरे पास सब्जेक्ट भी था, बट मैं चाहती हूँ कि वाई म्यूजिक ओनली, वाई नॉट समथिंग, है ना। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने फिर एमए इंग्लिश की, उसके बाद बीएड की, फिर जॉब में आई। जी। जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। ऑब्वियसली किसी को उम्मीद नहीं रहती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो कोई डिसेबिलिटी होगा। उस समय उस चीज को कैसे हैंडल किया पेरेंट्स ने आपको? फिर आपने तो बता दिया स्टेप बाय स्टेप की कहाँ पढ़ाई किया है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है कैसे आपने पढ़ाई किया है, सभी चीजें। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको जो दृष्टिबाधित बनी? देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। पहले तो देखो स्कूलिंग तो स्पेशल स्कूल में हो गई, वो मेरे लिए और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। टू पार्ट विद द फैमिली, दूर जाना एक बच्चे के लिए अपने घर से इतनी छोटी एज में, वो पहले एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, एक स्ट्रेस होता है। मेरे लिए भी था, मैं भी रोती रहती थी, आई यूज्ड टू क्राई। पेरेंट्स के लिए भी मुझे छोड़ना आसान नहीं था, पर कोई देयर वाज नो वे आउट ना, उसका कोई हल नहीं था। अगर हम ये पेरेंट्स और मैं इस एग्नी को, इस चीज को ना सहते तो मैं पढ़ नहीं पाती, वो पढ़ा नहीं पाती। तो वहां पे जैसा भी था गवर्नमेंट स्कूल, मतलब अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं थी, बट स्टिल घर जैसा कुछ हो नहीं सकता, है ना। आप एक हॉस्टल में रह रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और घर में रह रहे हो, दैट मेक्स डिफरेंस। फिर मेरे बाकी भाई बहन तो उनके पास ऑप्शन था कि सीबीएसई पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मेरे पेरेंट्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं एक चैलेंज बच्चा थी ना। तो उस तरह से उनको भी मुझे भी एडजस्ट करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े और मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट जी। स्कूल में भी बहुत कुछ था कि तब कंप्यूटर एरा नहीं था, ब्रेल बुक्स कम होती थी, बहुत सारी चीजें, कभी रीडर मिला है, कभी राइटर अच्छा नहीं मिला, पेपर है। तो हम अपनी जो मेरे टाइम के सब बच्चे, नॉट मी ओनली, कि अगर आप में जितनी कैपेबिलिटी है, जितना कैलिबर है, उतना मार्क्स अटेन कर पाओ, ये कई बार पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि हमें अगर स्क्राइबर अच्छा नहीं मिला, उसने ठीक नहीं लिखा, देन वी आर गोइंग टू सफर। बुक्स नहीं मिली हैं, रीडर नहीं मिला जो हमें पढ़ के सुनाएगा, देन वी यूज टू सफर। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बट उन सबको साथ लेके ही फिर जिंदगी चली। जब आप पैदा हुए और बताया कि आप देख नहीं सकते हैं, तो डिफिकल्टी क्या थी, क्या कमी थी जिस कारण से आपको ये ब्लाइंडनेस हुआ है? डॉक्टर्स ने कुछ बताया था? डॉक्टर्स ने ऑप्टिक नर्व डेड है और मेरी आईज की जो पूरी फॉर्मेशन जैसे नॉर्मल होती है वो नहीं है। तो ये कुछ जेनेटिक है, मुझे एग्जैक्टली डिफाइन करना नहीं आता। तो बट दिस इज जेनेटिक, मतलब दिस इज समथिंग जो क्योरेबल नहीं था। ओके। तो जैसे कि मेरे पेरेंट्स बहुत रोए, वो तो बट नेचुरल है, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई भी माँ बाप नहीं होता है ना। और फर्स्ट बेबी, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। ओके। तो फिर उसके बाद आपके जो भी सिबलिंग्स आए वो सभी ठीक है?
हाँ, मेरा ब्रदर ठीक था, मेरे से छोटा, ही इज नो मोर, वो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उससे छोटा मेरा ब्रदर है, ही इज वन आइड, एंड सिस्टर है, शी इज नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो वो लोग आपके साथ कैसे व्यवहार रखते थे, आपकी भाई बहनें? देखो, मैं हॉस्टल से आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी उनको भी, तो अच्छा ही लगता है ना, भाई बहन तो प्यार ही करते हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेटर लाइफ में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीजें मतलब हम नहीं कर पाते हैं और वो करते हैं, कभी कभी मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमें आता है, तो वो अलग चीज है। बाकी बचपन तो बहुत अच्छा ही रहा, अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, बट किसी किसी पॉइंट पे कभी कभी खुद को लगता है कि नहीं, हैड आई बीन साइकिल तो मैं भी ये करती, मैं भी ऐसा ऐसे होता है, ऐसे वो एक। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर आपको विजन होता तो आप ये चीजें सीखते या करते? छोटी मोटी, जैसे ड्राइविंग है, ड्राइव कार्स देमसेल्व्स, है ना, तो जैसे ड्रेसिंग सेंस है, उसके लिए हमें थोड़ा डिपेंड करना पड़ता है, अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए थोड़ी तो डिपेंडेंस होती है, तो इट्स नॉट के कोऑपरेशन नहीं मिलता, बट थोड़ी डिपेंडेंस होती है। और ऑल विजुअल एस्पेक्ट्स जिनमें के विजन इन्वॉल्व है, उन वहाँ कभी कभी थोड़ा लगता है कि विजन होता तो मैं ये भी कर पाती, मैं ये भी करती, मैं वो भी करती। ओके, सो मैम, जैसे आप स्कूल में तो पढ़ाते हैं, बट पढ़ाई ऐसी चीज है कि बिना ब्लैक बोर्ड का आप तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना, तो फिर कैसे आप बच्चों को सिखाते थे? हाँ, दैट वाज एन इशू। तो उसके लिए देखो, मैं सोशल स्टडीज जब पढ़ाती थी तो मैप कराना होता है ना, जो इंडिया का मैप है, जब पंजाब है, हमारा स्टेट का मैप है, तो उसके लिए मुझे कलीग्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। और ब्लैक बोर्ड के लिए तो जैसे बहुत कोई अच्छा बच्चा है, मॉनिटर है जैसे, उसको ट्रेन करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चैलेंज, आप यू आर राइट के मी और कोई भी ब्लाइंड पर्सन ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, इट्स अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए बस थोड़ा आपको हेल्प लेनी पड़ती है, को उसको करना ही पड़ता है। ओके, मतलब आप बोलते जाते हैं तो फिर कोई लिखते हैं बोर्ड पे, कोई लिखता है, हाँ हाँ हाँ। ओके, सो जैसे आपने कहा कि आप सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, उसमें मैप्स होते थे, आपने कैसे सीखा कि इंडिया का नक्शा ऐसा है और इस जगह पे ये है, हमारे टेक्टाइल मैप्स होते हैं, वी कैन छू के उनको टच करके वो आप कर सकते। वो किस चीज से बना होता था आपके मैप्स? वो ब्रेल, वो मतलब कोई मतलब ब्रेल में ही ये होता है, थोड़ा रेस्ड होते हैं डॉट्स, और उस तरह से वो बनाया जाता है। ओके, तो उससे आप छू करके समझ जाते हैं? उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं अब देख तो सकती नहीं ना, कंपेयर नहीं कर सकती, है ना जी। तो बट समथिंग इज डन ब्रेल में के थोड़ा आइडिया हमें हो जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फिर पेपर करेक्शन वगैरह कैसे करते थे आप? अगेन विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन, अपने असिस्टेंट के साथ। ओके, कोई रीड आउट करेगा, हाँ, जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो कोई रीड आउट करेगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ इसने ये गलत है। जैसे सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसने लिखा है शी गो, तो मैं मुझे नेचुरली पता चल गया कि गो नहीं गोज आना चाहिए, है ना, दैट वे। तो ऐसे मतलब कोई रीड आउट करता है तो मैं उसको फिर करेक्शन। जी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे हो या स्कूल के मैनेजमेंट में आप देख नहीं सकते हैं, तो आपने जो करेक्शंस किया है वो सही है गलत है, फिर आपको प्रायोरिटी क्यों दे, इस प्रकार से? नहीं, देखो कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे कई बार आते हैं मैडम ये गलत है, बच्चे भी समझते थे कि मैम किसी पे डिपेंड करते हैं, तो वो मुझे मतलब क्वाइटली बता देते थे कि मैम यहाँ ये मेरी गलती नहीं थी। लेकिन देखो अगर चैलेंजेस हैं, इफ आई एम चैलेंज, तो ये नहीं हो सकता कि मुझे प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, प्रॉब्लम्स तो फेस करने ही पड़ेंगी, बिकॉज चैलेंज इज चैलेंज, है ना। तो उन सब के साथ ही चलना पड़ता था, मतलब इट्स नॉट कि इट नेवर हैपेंड, कि कभी नहीं हुआ, क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग्स है,
मैं तो डिपेंडेंट थी। जो नहीं भी डिपेंडेंट होते, जो खुद से भी करते हैं काम, गलतियां उनसे भी होती हैं, पर हमारे केस में चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते। सही बात है जी। मैम, कभी आपने कोशिश की कुछ स्पोर्ट्स सीखने का या खेलने का? नहीं, मैंने नहीं कोशिश की, क्योंकि हमारे टाइम पे अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी तो टीम्स बनी हुई हैं, क्रिकेट टीम्स हैं, मतलब बहुत कुछ है। हमारे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, तो मैंने कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं। जी मैम, ये पढ़ाई, करियर और बचपन तो है, बट जब आप पेरेंट बने हैं तो बच्चों को कैसे आपने संभाला? क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे घर पे हैं, क्रॉलिंग बेबीज होते हैं, वो क्या पकड़ रहे हैं, क्या मुंह में लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तो छोटे बच्चों के ऊपर हमको बहुत अटेंशन रखना होता है। तो आपने कैसे बच्चों को हैंडल किया है? वेरी ट्रू। देखिए, मैं ना मुझे बहुत परमात्मा ने चांसेस दिए हैं, टीवी पे, रेडियो पे। तो मैं सब जगह एक बात कहती हूँ कि अगर हम बोलें कि वी आर परफेक्ट, तो वो खुद के साथ लाइक विल बी लाइंग टू आवरसेल्व्स, हम खुद के साथ झूठ बोलने जैसी बात होगी। तो बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है, उसको हर तरह की अटेंशन चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बेटा तो ही इज मैरिड, मेरी ग्रैंड डॉटर है, बल्कि आई एम अ ग्रैंड मदर। वेरी नाइस। बड़ी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर है मेरी। और मेरी सीरियसली आई टेल यू, मेरी डॉटर इन लॉ इज मोर देन माय डॉटर। तो बेटी है, शी इज डूइंग MDS, BDS के बाद MDS कर रही है। तो ये दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो चैलेंजेस थे। अफकोर्स जो लिमिटेशंस हैं, मैं तो मानती हूँ कि वो लिमिटेशंस हैं, और उनको अगर हम एक्सेप्ट करके चलते हैं तो चीजें बेटर होती हैं। यू आर राइट, बेबी क्रॉल कर रहा है, नीचे कुछ गिरा है तो मुझे नहीं पता चल सकता है ना। बच्चे ने बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें बच्चे को विजुअल इंटरेक्शन भी चाहिए। तो मैं हमेशा अपने साथ एक ट्रेन्ड लड़की रखती थी, एंड आई मेड हर अंडरस्टैंड कि लोग मैं ब्लाइंड हूँ, बच्चे को तूने नो डाउट, मतलब आवाज से हमें बहुत सारी चीजें पता चल। बच्चा क्रॉल करके अगर वो साथ में आवाज जैसे साउंड भी निकाल रहा है, कुछ ऐसे बोल रहा है, तो डायरेक्शन पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में बच्चा। मैं हमेशा उन मतलब अपनी हेल्पर के साथ रहती थी, बट आई मैनेज एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ हेल्पर। मतलब आप हेल्पर पे सब नहीं छोड़ सकते हो। जो आपका अपना एक बच्चे को पालने का तरीका है, उसको गाइड कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। बच्चे को क्या खिलाना है, बच्चे को कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग करनी है अच्छे से। मैंने चाइल्ड केयर पे बुक्स भी पढ़ी, मैंने सब कुछ किया, बट वो अगेन आप यू आर राइट कि कुछ चीजें हैं जहां हमारी लिमिटेशंस हैं और हमें हेल्प लेनी पड़ती। So, ऐसी जगह पे आपने मेड के द्वारा अपना काम पूरा किया है पूरा। So, आपकी पेरेंट्स या सारी वर्किंग लेडीज मेड्स रखती हैं, है ना। तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, हेल्प सब लोग लेते हैं, बट हमारे केस में ये थोड़ी नेसेसिटी बन जाती है। ये थोड़ा मतलब इसकी जो है वो नीड ज्यादा हो जाती है। सही बात। So, आपकी इस अचीवमेंट्स और आपकी इस क्या कहे सैक्रिफाइसेस को देख करके आपके बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, दे फील प्राउड। उनको बहुत अच्छा लगता है कि इतना, देखो स्ट्रगल तो रहा ही हमारी जिंदगी में, कभी मेड नहीं आई, कभी प्रॉब्लम हुई, तो वो चीजें फेस की। इट्स नॉट कि मैंने टफ टाइम नहीं देखा लाइफ में, टफ टाइम भी देखा बच्चों को पालने में, जॉब में, हर चीज में। तो उनको लगता है कि ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने, माय हस्बैंड ही इज आल्सो ब्लाइंड, तो हम दोनों ही नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों को लगता ही है कि उन्होंने स्ट्रगल करके हमें मेरा बेटा ही इज बीकॉम MBA, तो इंटरनेशनल बिजनेस में ही इज एन एक्सपोर्टर। तो उनको लगता है कि
हमने अपनी डिसेबिलिटी को उनकी लाइफ का हैरसल नहीं बनने दिया, उनके आड़े नहीं आने दिया, उनको वो सब देने की कोशिश की जो नॉर्मल पेरेंट्स देते। वंडरफुल मैम, वंडरफुल स्पिरिट्स। सो और ये नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, मैं अब अगेन, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ब्लाइंडनेस इज वन पॉइंट। देखिए मतलब एक जनरेशन गैप जो है वो है, मतलब वी आर अ वेरी वेल निटेड फैमिली, वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, पर बच्चों को हम स्पेस देते हैं, बच्चे हमें स्पेस। सही बात है। सो मैम, जैसे आपकी जनरेशन में, जैसे आप 1960s में बॉर्न हुए हैं, उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं था, सोशल एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कंटेंट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इतना सारा। सो ऐसे में सर्वाइवल होना, और दूसरा एक मिथ ये भी था समाज में कि ब्लाइंड मतलब पागल, जैसे कई जगह पे हम सुनते हैं कि ये मिथ मैं आपको बताती हूँ। दो तरह, मतलब 2-3 तरह के एटीट्यूड्स थे लोगों में। कुछ लोग अपने बच्चों को लेके ओवर प्रोटेक्टेड थे, कुछ लोग टोटली निग्लेक्ट करते थे, और एक एटीट्यूड था, एटीट्यूड ऑफ एम्बिवलेंस, लाइक डिसगाइज्ड, मतलब वो शो तो करते थे कि हम बच्चों के लिए मतलब कंसर्न्ड है, वी केयर, पर अंदर से उस ब्लाइंड बच्चों की रिजेक्शन थी। मतलब सोसाइटी में दिखाने के लिए कुछ और था, एक्चुअली कुछ और था। तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा रही, अभी भी हैं, पर तब ज्यादा थी। जी। सो आपके साथ ऐसा मिथ्स नहीं थे आपकी फैमिली में, आसपास में? लकीली नहीं, लकीली आज मैं जहाँ हूँ, मतलब सोसाइटी में, इफ आई एम वेल प्लेस्ड तो क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 8 साल की छोटी एज में उन्होंने मेरी स्कूलिंग शुरू करा दी थी। कि उनको ये था कि एक चैलेंज आ गया, ठीक है, अब जिंदगी खराब नहीं करनी है, जिंदगी को ऐसे, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करके मुझे हमेशा आगे बढ़ने की, दे इंस्पायर्ड मी, दे नेवर पुल्ड मी बैक। सही बात है। सो मैम, आपके बच्चे आसपास हैं? हाँ, बेटी है। उनको बुला सकते हैं? मैं बात कराती हूँ, डॉटर इन-लॉ से भी कराती हूँ। जरूर जरूर। हेलो हेलो, वेलकम टू रेडियो मधुबन, मन की आंखों से। इस प्रोग्राम में आप अपना परिचय देंगे? आई एम मनन गुप्ता, संजीवा जी's डॉटर। ओके, सो आप क्या करते हैं? मैं राइट नाउ आई एम डूइंग एमडीएस डेंटिस्ट्री, जी, मास्टर्स कर रही हूँ मैं। ओके। सो मनन जी, जैसे सभी के पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलना, जाना आना, हर तरीके का काम करना, बैठ के सिखाना, ये सब चीजें करते हैं, तो कभी आपको एक मिसिंग फीलिंग रही मम्मी पापा के साथ? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी ऐसा लगा कि मम्मी पापा को भी विजन होता तो हम ये भी चीजें कर पाते थे? नहीं। सो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को देख करके? मैम, इनकरेजमेंट ही मिलती है। जी। कोई ऐसी इंस्पिरेशन, जब भी आप मम्मी पापा को देखते हैं तो हमेशा आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा बनना है? राइट, मतलब वही उनको देख के ऑफ कोर्स ये लगता है कि अपनी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी लाइक उन्होंने हमारे लिए इतना किया है। एक बार भी लाइफ में ये नहीं फील हुआ। इनफैक्ट आई वाज बेटर देन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, आई हैव लिव्ड अ बेटर लाइफ। सो वही लगता है कि अगर वो इतना कर सकते हैं तो हम तो मतलब कुछ भी नहीं। जी। कोई ऐसी चीज आपने देखी कि पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं? कोई ऐसी बात आप, या कोई थ्रू आउट लाइफ चला वो, लाइक जॉब पे जाना होता था, इट वाज अ चैलेंज फॉर देम, ट्रैवल करना, बट स्टिल बहुत फियरलेसली उन्होंने सब किया है, एंड साइटेड लोगों के बीच में काम करना। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं, आपकी मॉम के बेस्ट चीज, जिससे आपको फील होता है कि शी इज माय बेस्ट मॉम? शी हैज ऑलवेज बीन अ बेस्ट फ्रेंड टू मी। मैं मतलब लाइक आई कैन शेयर एनीथिंग विद हर, वी शेयर अ वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड। सो कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हैं हम सबके साथ, which made you feel special and so happy? Every day is special with her. Okay. आपकी भाभी से बात करा सकते हैं?
थैंक यू मनन। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम हम जान सकते? दमनदीप मैम। दमनदीप जी। जी दमनदीप जी, आप इस घर के बहू हैं और हाँ जी। जब आपको पता चला कि आपकी दोनों सास ससुर देख नहीं सकते हैं, फिर भी आप राजी हो गए हैं इस घर की बहू बनने के लिए? हाँ जी बिल्कुल मैम। तो आपको क्या मोटिवेट किया है? जब एक्चुअली मेरे को पता चला था तो मेरे को ये लगा था शायद भगवान ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं मतलब उनकी सेवा कर सकूं और उनकी टेक केयर करूं। तो मेरे को लगता है ये शायद लाइफ में बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑल्दो मेरे को कुछ भी नहीं पता था आई मीन अबाउट ब्लाइंड्स, बट आई वाज रेडी टू टेक इट। तो मैं करना चाहती थी दिल से एंड आई होप आई एम डूइंग इट। जी, बहुत अच्छी स्पिरिट्स है आपकी। कई बार ये होता है कि जब शादी करते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि वो नहीं चाहते हैं यंगर कपल की सास ससुर या फिर और कोई उनके घर पे रहे, मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली में, इंडिपेंडेंट फैमिली रहने का। सो कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मतलब दे रियली नीड अस। तो मेरे को तो ये लगता है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम बाहर ही हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि हम इनको भी ले जाएं। तो ड्यू टू दिस कोरोना हम लोग यहीं स्टक थे, मतलब फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर नाउ। तो मेरी शादी को भी 2 साल ही हुए। मेरे को लगता है मैंने शायद वहाँ सिर्फ 4-5 मंथ्स लगाए हैं, बाकी मैंने अपने पेरेंट्स के साथ इधर ही लगाए हैं, मतलब इन लॉज के साथ। और इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत कुछ। तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि हमें न्यूक्लियर रहना चाहिए। मेरे को लगता है हम उनको हमारी बहुत नीड है। आई मीन नो डाउट, मतलब वो अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन स्टिल मतलब अगर हम पास हैं तो वी कैन डू अ लॉट बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग। तो मतलब हम अब जैसे उन्होंने पूरा अपनी एज तो निकाल ही ली है उस चीज के साथ, तो अब तो मतलब दे ऑल्सो नीड अ फैमिली, वी ऑल्सो नीड देम। तो इट्स अ प्लेजर मैम स्टेइंग विद देम। सही बात है, जैसे उनको आपकी जरूरत है वैसे उनकी भी आपको जरूरत है, क्योंकि बड़ों की एक गाइडेंस हमेशा जीवन में। मेरे को शायद उनकी ज्यादा जरूरत है। आई हैव वन डॉटर ऑल्सो नाउ। तो वो मतलब बिंदास होके मैं उसको घर छोड़ के जाती हूँ एंड दे टेक केयर ऑफ हर, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से कि शायद मेरे को लगता है साइटेड लोग भी इतने अच्छे से नहीं टेक केयर करते जैसे वो उसकी टेक केयर कर लेते हैं। और मैं मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं मतलब आई एम रियली रियली, मैं बता नहीं सकती आपको, एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उनको पाके मैं मतलब कितनी खुश हूँ। मतलब दे आर माय इन-लॉज। आई एम रियली हैप्पी टू हैव देम। दैट्स ग्रेट, वी कैन अंडरस्टैंड। सो और मेरे को ये लगता है मेरी डॉटर को इनफैक्ट जो हम नहीं दे सकते बीइंग पेरेंट्स, वो ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, तो उनका प्यार मिल रहा है उस तरह से। दैट्स अगेन अ बिग थिंग फॉर मी। नाइस, दैट्स ट्रू। क्योंकि हर एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से जो चीजें पास ऑन होनी है, तो जैसे वो लाड करते हैं, हम कभी कभी डांटते भी हैं, पर जैसे उनका लाड है वो हम नहीं दे सकते कभी भी। जी, सही बात है। और जब तीनों जनरेशन साथ में रहते हैं तभी एक्सचेंज होता है वैल्यू सिस्टम का या ट्रेडिशंस का, सभी चीजें। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। मतलब आफ्टर माय डिलीवरी मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला मम्मा से, मतलब हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी। अगर वो मतलब मैं हैरान थी कि मतलब मम्मा मेरे को टच और फील से बता देते थे कि शी इज वेल, शी इज अनवेल, शी इज डूइंग दिस, नाउ वी शुड डू दिस। एक एक चीज थ्रू आउट उन्होंने मुझे गाइड किया है। मतलब मैं बहुत, मतलब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बेबी, अ न्यू बॉर्न बेबी। तो मतलब मेरे को तब एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा। आई मीन दे नो ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात थी कि being 60 now, she still remember all those things। और मुझे उस तरह से उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया, शायद मेरी अपनी मदर भी ना कर पाती ऑनेस्टली। तो मैं तो बहुत ज्यादा, आई एम रियली डीपली, मतलब आई एम बहुत ज्यादा मैं उनसे अटैच हूँ एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव देम। सो दमनदीप जी,
कोई ऐसी किस्सा या कोई ऐसी इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगा कि ये आपकी जो सास ससुर थे उनके होने से वो बहुत अच्छा रहा? यस मैम, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माई डॉटर ब्रिंगिंग हर अप, मतलब मेरे को एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे फादर इन लॉ मेरी डॉटर को लेके घूमते थे। आई वॉज लिटिल अनवेल और वो मेरे पास नहीं आती थी एंड शी यूज टू स्टे विद देम। मतलब मैं बुलाती थी तो कहती थी कि नहीं दादू साथ ही मतलब रहना है, मतलब फ्रॉम हर जेस्चर्स। तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी थी। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कितना ज्यादा वो प्यार करते हैं द वे, तो ही आई मीन द बेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग लाइक दैट। तो मेरे लिए हर मोमेंट, मतलब थ्रू आउट द हर जर्नी, हर मोमेंट एक स्पेशल था कि मतलब जैसे भी उन्होंने उसको देखा किया। इनफैक्ट मतलब कभी मेरे को बाहर जाना पड़ जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि आज की जनरेशन में कोई भी मदर इन लॉ कॉल करके ये कहती होगी कि बेटे तू एंजॉय कर, शी इज रियली फाइन। खुद कॉल करके बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तू एंजॉय कर रही है ना, आराम से आना, आई मीन कम लेट, डोंट वरी, वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ हर। तो ये चीज मेरे को बहुत बड़ी लगती है। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स बहुत देखे जिनकी मदर इन लॉ कॉल करती है तू कब बाहर आ रही है, मतलब दे गेट इरिटेटेड, हम क्यों बच्चे को संभाल ले एंड ऑल दैट। ऑल दो साइटेड पीपल, मतलब दे आर लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने जो पाया है वो समथिंग स्पेशल है, रियली स्पेशल। दमनदीप जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में, जो भी सुन रहे हैं यंगर जनरेशन आपको, और जहाँ पे ये लोग पसंद नहीं करते हैं या सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं? यस मैम, डेफिनेटली मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज को अपने पेरेंट्स समझना चाहिए और उनको बिल्कुल भी उस वे से नहीं देखना चाहिए। एंड जो अपने पेरेंट्स के लिए फील करते हो, जस्ट ट्राई टू फील द सेम थिंग फॉर द इन लॉज। और उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग वो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मतलब स्ट्रेंजर आपको वो चीज़ दे सकता है। तो स्टेइंग विद देम इज़ अ ब्लेसिंग, लेकिन ये सब लोगों के नसीब में नहीं है। उनको अगर कुछ छोटी मोटी आपकी फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो आई फील दिल खोल के शेयर करो। ये भी चीज़ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है। मतलब उनको मेरे कोई भी बात बुरी लगती थी वो डायरेक्टली आके मेरे को बोलती थी, जिससे होता ये था कि आई यूज टू क्लियर हर एंड हमारा सारा दिल का वो मतलब सॉर्ट आउट हो जाता था दोनों का। तो हमने एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप किया उस चीज़ से, बिकॉज शी यूज टू शेयर अ लॉट कि मुझे ये चीज़ फील हुई है, मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। शी यूज टू शेयर, आई यूज टू क्लियर कि मम्मा मैंने ऐसे फील किया था तो मैंने ये बात करी। तो उससे हम दोनों का एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ है। बहुत सारे लोग आगे बढ़ के नहीं आते, अपनी मदर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से बात नहीं करते हैं। दे शुड टॉक और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए, तो एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, डेफिनेटली बनता है। सही बात है, जीवन की शुरुआत पेरेंट्स के साथ करते हैं तो आगे की जीवन और जीवन का अंत जो है हम सास ससुर जो हमारी माँ बाप ही होते हैं वो भी उनके साथ व्यतीत करना होता है। तो शुरुआत से ही हम एक अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिलेशंस हमेशा नॉर्मल रहते हैं और हम उस रिलेशनशिप के अंदर की जो ब्यूटी है उसको हम देख पाते हैं। एग्जैक्टली मैम। सो थैंक यू सो मच दमनदीप जी। और कोई चीज आप बताना चाहते हैं? बस मैं यही कहना के बारे में, मेरे को नहीं पता था कि हाउ ब्लाइंड्स दे लिव, तो मैंने ये मतलब सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी कभी भी किसी ब्लाइंड को देखो तो डू हेल्प देम। द वे दे आर लिविंग देयर लाइफ इज मतलब अनइमेजिनेबल। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उनको पहले देखना। द फर्स्ट 1 month इन दिस होम वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब हाउ दे आर लिविंग, मतलब मैं देख के दंग थी। एंड मैंने मतलब द वे दे हैव स्पेंड देयर लाइफ इज मतलब इनक्रेडिबल। मतलब उनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट एंड वी पीपल वी कैन मेक इट इजी बट वी डोंट कम टू हेल्प देम, दैट्स द बैड ऑफ अस। तो मेरे को ये लगता है कि हेल्प करना चाहिए। सही बात है, जैसे बचपन में वो हमारी मदद करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हम जब बड़े होते हैं उनकी बुढ़ापे में हमको सहारा बन करके फिर से उस रिलेशनशिप को फुलफिल करना होता है। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज एंड बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपका दमन जी। कंग्रेचुलेशंस आपको कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। एंड
We are happy to know that you are happy being with them. Thank you. Thank you so much. Okay जी, मैम. या संजीवा जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बेटी और बेटी जैसी बहू दोनों के साथ बातचीत करके, और इतनी अच्छी इंस्पिरेशन आपने भरे हैं उनके जीवन में. बहुत सेंसिटिव है. डॉटर इन लॉ तो मतलब मनन तो है, शी लिव्ड विद अस ना, तो इसने आके इतने अच्छे से हमें टेक केयर किया और एक्सेप्ट किया चीजों को, एंड शी केम फॉरवर्ड. तो इट्स रियली, इसका तो मैं हमेशा ही, और वो भी 1-1.5 साल के अंदर इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, और रियली आप भी लकी है, ऐसी बहू मिली आपको. बहुत लकी. मैं तो कहती हूँ सब जो भी लड़कियां हम जैसे लोगों के घरों में आती हैं, वो इसके जैसी आए और समझ के आए कि ऑफ कोर्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी. नेचुरली लाइक मतलब यू आर हेल्पिंग अस आउट, तो वो एक है ही है. So मैम, हम शो के क्लोज को भी कहूंगी कि बच्चा जब आपके घर में आता है तो बहुत सारी चीजें उसको नहीं पता होती हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड लोगों के साथ नहीं रही होती है लड़की. तो उसको भी हमने ट्रेन करना है, हमने गाइड करना है कि ये हमारी नीड्स हैं, या ये हमारे प्रायोरिटीज हैं, या दिस इज दीज आर आवर लाइकिंग्स, दीज आर आवर डिसलाइकिंग्स. तो थोड़ा सा हमें भी बच्चे को कोऑपरेट और ट्रेन करना चाहिए. लाइक एक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है. सही बात कहा आपने. थैंक यू. सो मैम, हम शो की अंत में आए हैं, तो आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं, चाहे वो वीआई महिलाएं हैं या नॉर्मल महिलाएं भी हैं, मतलब दृष्टिबाधित है या दृष्टिवान है, जो भी महिलाएं आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको बस यही कहना चाहूंगी कि आज वुमेन एम्पावरमेंट का एरा है, तो खुद को हम एजुकेट करें, एम्पावर करें, स्ट्रेंथन करें, और टेक्निकली साउंड हुए. अभी मैं रिटायर होके मैं यही सोच रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर या मोबाइल की नॉलेज है, मैं अब खुद को अब साउंड करूंगी, क्योंकि मुझे अब टाइम मिला है. आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ. तो मैं सबको कहूंगी कि रिटायर्ड लाइफ को भी बहुत अच्छे से जियो, डू समथिंग. बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए. और मैं ये भी कहूंगी कि हमारी जो बेटियां हैं, जो न्यू बॉर्न बच्चियों हैं या थोड़ी बड़ी बच्चियां, स्कूल गोइंग एज की जो बेटियां हैं, उनको हम अच्छे से अभी से ट्रेनिंग देना शुरू करें कि समाज में कैसे जीना है, और खुद हम सक्षम. थैंक यू सो मच मैम. आज आपको मन की आंखों से इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, और आप अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और आपकी जो भी स्कूल लाइफ की जो भी इंस्पिरेशंस और स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया. और थैंक्स टू योर डॉटर मनन एंड योर डॉटर इन लॉ दमन, दोनों को भी धन्यवाद. सो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम में, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ, एक नई कहानी के साथ. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन 90.4.